19 मार्च 2025 संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का छठा दिन। आज सदन में अंतरिक्ष की भी बात हुई और ऑनलाइन सट्टेबाजी की भी। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का भी मुद्दा उठा और भारतीय मछुआरों का भी। खूब बहस हुई, खूब हंगामा भी हुआ। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट, जहां हम आपको बताने वाले हैं कि आज आपके चुने हुए प्रतिनिधियों ने दिन भर संसद में क्या क्या किया। सबसे पहले रुक करते हैं लोअर हाउस यानी लोकसभा का। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत ही आज जरूरी ज्ञान से हुई। स्पीकर ओम बिरला ने स्थगन प्रस्तावों में आई बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और मैं देख रहा हूं कि हर रोज स्थगन लगाना में इस विषय पर पूर्ववर्ती माननीय अध्यक्षों ने कई बार व्यवस्था दी है और उन्हीं व्यवस्थाओं के अनुरूप मैं भी व्यवस्था देना चाहता हूं कि माननीय सदस्यगण, स्थगन प्रस्ताव वास्तव में एक बहुत ही असाधारण प्रावधान है जो सरकार का ध्यान तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले को आकर्षित करता है ताकि तत्काल विषयों पर कार्रवाई न करने पर या कोई गंभीर विषय हो उस विषय पर ही स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव उठाए जाने वाला मामला निश्चित, तत्काल और सार्वजनिक मत का होना चाहिए। बिरला ने स्थगन प्रस्तावों को असाधारण बताने के बाद सदस्यों की तरफ से हो रही लैत-लाली पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने सदस्यों को प्रस्ताव की गंभीरता और उससे जुड़े नियम याद दिलाए। स्थगन प्रस्ताव में निंदा का तत्व होता है। स्थगन प्रस्ताव तब तक स्वीकार्य नहीं होता जब तक कि सरकार संविधान और कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने में विफल न हो। नियम 56 की गंभीरता और महत्व को ठीक से समझे बिना हर दिन बहुत सारे माननीय सदस्य क्षेत्रीय मुद्दों के लिए भी स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं देते हैं। कई माननीय सदस्य राज्य के विषयों पर भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना देते हैं। ये प्रयास स्थगन प्रस्ताव की गंभीरता और उसके महत्व को कम करेगा। एक ही राजनीतिक दल के सदस्य अलग अलग विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं देते हैं। मेरा आग्रह है और पूर्व में ऐसी परंपरा भी रही है कि एक राजनीतिक दल का एक व्यक्ति उसमें और हस्ताक्षर हो सकते हैं, वह एक साथ स्थगन प्रस्ताव गए, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव की गंभीरता को हमें समझना चाहिए। इसके बाद अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह खड़े हुए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुनीता विलियम्स की धरती पर लौटने की बधाई दी और चंद्रयान 4 से जुड़ी डिटेल्स भी उन्होंने सदन से साझा की। चंद्रयान 4 जिसको लेकर के सदस्य ने बात रखी है कि उसका क्या महत्व रहेगा, उसका क्या उद्देश्य और लक्ष्य रहेगा। मूलतः तो वो सैंपल ले जाने के लिए है, लेकिन वो सारी प्रक्रियाएं अंजाम देगा, वो सारी एक्सरसाइजेस जो आने वाली हमारी मिशंस के लिए अनिवार्य रहेंगी। और जिस प्रकार सुनीता विलियम को लाने के लिए डॉकिंग और अनडॉकिंग के प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया गया, वो हमारे लिए भी आने वाले समय में अनिवार्य रहेगा, क्योंकि भारत की भी योजना है कि हमारा एक अपना अंतरिक्ष स्टेशन हो जिसका हम नाम भारत अंतरिक्ष स्टेशन रखें। अब चंद्रयान एक पहला ऐसा हमारा मिशन रहेगा जो 2 लॉन्च व्हीकल्स से छोड़ा जाएगा। उसके 5 कंपोनेंट रहेंगे, 3 एक तरफ, 2 एक तरफ। और डॉकिंग अनडॉकिंग जिसकी थोड़ा बहुत अनुभव स्पेडेक्स से भी हुआ है, उसको बार बार कर करके और अधिक अनुभव और क्षमता हासिल करने का प्रयास रहेगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अगर सब वैसा ही चला जैसा प्लान किया गया है तो साल 2040 में भारतीय मूल का व्यक्ति चांद पर उतरेगा। और यदि सब कुछ योजना अनुसार चलता रहा तो सन 2040 को एक भारतीय मूल का व्यक्ति चांद पर धरती पर उतारने की भी योजना है। करूर से कांग्रेस सांसद एस ज्योतिमणि ने ऑनलाइन गेमिंग की एडिक्शन की बात संसद में रखी। उन्होंने तमिलनाडु सरकार की ओर से ऑनलाइन सट्टेबाजी को बैन किए जाने संबंधी नियम का जिक्र करते हुए भारत सरकार से इस बारे में उठाए गए कदम की जानकारी मांगी। The online gaming addiction is become a big issue across the country. We are all agree in this. So there are rising number of suicide because of online gambling.
Tamil Nadu alone, there are around 48 people have died because of the online gambling addiction and suicide. Some of them are 13-year, 14-year-old boys. 2 days before, 17-year-old boy has committed suicide. So Tamil Nadu government understands the gravity of the situation, passed the bill unanimously in the Tamil Nadu Assembly to ban the online gambling. But the issue is the internet space is not restricted, has no boundaries. If you cannot restrict within Tamil Nadu, the advertisements are free flow. Unless until union government take a decision to ban, it's very difficult. Issue is very serious. I would like to ask Honorable Minister through you, sir, how is the government making a regulatory or legal distinction between game of skill and game of chance? जवाब में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बेटिंग और गैम्बलिंग स्टेट लिस्ट के अंडर आते हैं, पर इस मुद्दे को पेचीदा ये तथ्य भी बनाता है कि ऑनलाइन गेमिंग बतौर इंटरमीडियरी केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसीलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को साथ मिलकर काम करना होगा। As per our constitutional arrangement, betting and gambling, these two stand in the entry 34 in the state list in the 7th schedule of the Constitution. But if we look at gambling or online games, basically online gaming, if we look at that as an intermediary, then it comes within the purview of the central government. So, in this complex framework, both the states and the center have to contribute. मौजूदा सरकार को नो डेटा गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ये बात भी ज्योतिमणि ने कही और उन्होंने ये सवाल भी किया कि जब तक सरकार ऑनलाइन गेमिंग के लिए कोई कानून नहीं ले आती, तब तक इसे पूरी तरह बैन क्यों नहीं कर देते? Bring anything is very fast, but I also shocked to see your answer that you said regarding the suicide, you are blaming NCRP, there is no data. This government is known for no data government, but at least I request you to have a very proper forming a committee or something to access the data across all the state regarding the suicide and its impact. Since you are not able to have a distinction till the time government does not bring a law, why don't it not ban ऑनलाइन गेम्स एंड एप्स इन एटर्निटी? दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन। कीर्ति आजाद ने भी ऑनलाइन गैम्बलिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जुआ जुआ होता है, ऑथराइज्ड हो या अनऑथराइज्ड। वो बोले कि इस लत की वजह से युवा और उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं और अपराध बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये ऑनलाइन गैम्बलिंग मतलब जुआ ही होता है। इसको अंग्रेजी में नाम ऑनलाइन गैम्बलिंग दिया है। माननीय मंत्री जी का मैं जवाब सुन रहा था, अच्छा लगा। कुछ एक चीजें जानना चाहता था। उन्होंने कहा ऑथराइज या अनऑथराइज। गैम्बलिंग होता है, ऑथराइज्ड हो या अनऑथराइज्ड हो। लगभग 20 साल पहले सिंगल डिजिट लॉटरियों को बंद कराया गया था। उसकी बहुत बड़ी यहाँ पर मुहिम चली थी, उसके बाद ही हो पाया था। आजकल हम देखते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया के अंदर भी स्पॉन्सर्स हैं जो कहते हैं कि आप टीम बनाइए और पैसे कमाइए। ऐसे में अध्यक्ष जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अनेकों लोगों ने पैसा जो न चुका पाए आत्महत्या कर ली, घर में ज्वेलरी माँ की चोरी की, उसको बेचा, हत्याएं की। इसको लेकर हमारे जो युवा हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए इसमें जो माननीय मंत्री जी ने कहा है बिल्कुल सही है कि राज्यों का भी इसके अंदर होता है, लेकिन यह बच्चे हमारे देश के हैं। इन बच्चों के ऊपर जो बुरा असर हो रहा है, जो परिवार बर्बाद हो रहे हैं, जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो चोरी चकारी और डकैती कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए सामूहिक रूप से मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वो क्या कर रहे हैं जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं वो बर्बाद ना हो। जवाब में अश्विनी वैष्णव ने जो कहा आपको सुनाते हैं। जो इंटरमीडिएरी रूल्स हैं उसके अंडर ऑलरेडी एक रूल बना के प्रॉपर, जिसमें सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी बन सके, वो रूल ऑलरेडी ड्राफ्ट रूल्स पब्लिश हो चुके हैं और उसमें बहुत ध्यान दिया गया है कि जो भी रेगुलेटिंग बॉडी बने वो 5 चीज़ों पे विशेष ध्यान दे। इसमें गेमिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन गेम से रिलेटेड मैटर्स में कहीं पर कोई हार्मफुल कंटेंट न जाए, कहीं पर बच्चों को उसका एक्सेस न मिले, कहीं पर एडिक्शन न हो, एज रेटिंग का एक मैकेनिज्म बने और पेरेंटल कंट्रोल का एक मैकेनिज्म बने। इन सब को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन इंटरमीडिएरी रूल्स के तहत ऑनलाइन गेम्स का रेगुलेशन करने का प्रयास किया गया है। ये बात हमें सबको ध्यान में रखनी ही पड़ेगी कि जो कुछ भी काम करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के
तहत ही कर पाएंगे माननीय अध्यक्ष जी। बैंगलोर साउथ से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के मुद्दे को उठा उस फैसले पर आपत्ति जताई और उसकी निंदा भी की। सूर्या ने कहा, इस आरक्षण के जरिए कांग्रेस धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रही है और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए ये सही नहीं। मैडम, a state should be secular in nature, but through this 4% Muslim reservation, the Congress government in Karnataka is incentivizing religious conversion into Islam, and a secular state cannot take such measures. Madam, itna hi nahi. Madam, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बैंड पीएफआई एंड केएफडी, और जो बेकार बैठे हैं पीएफआई के केएफडी के लोग, उनको इस कॉन्ट्रैक्ट से काम देने के लिए कांग्रेस सरकार ने ये काम कर रहे हैं। दिस शुड बी रोल्ड बैक, इसके खिलाफ कानून लेकर आना है मैडम। सांसद धर्मवीर सिंह ने नकली शराब की बढ़ती परेशानी से डील करने के लिए, विदेश से खरीदी जाने वाली शराब का खर्चा बचाने के लिए और कृषि आमदनी में बढ़ोतरी हो, इसीलिए सुझाव दिया कि देसी दारू जो आमतौर पर चावल, जौ, गन्ने आदि से बनती है, उसे बनाया जाए। उन्होंने साफ किया कि दारू और शराब अलग है। आजकल देश में नकली शराब बहुत बढ़ने लगी और बहुत से प्रदेशों में तो आए दिन कोई न कोई खबर आती है, क्योंकि जो शराब बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं वो मेथनॉल का या स्पिरिट का प्रयोग करके और इस देश के अंदर हजारों आदमियों की जान चली जाती है। इसीलिए हम बाहर से आयात करते हैं, यूएस से, कभी यूके से, कभी दूसरे यूरोपियन कंट्री से, और पता नहीं कितना पैसा हमारा चला जाता है। ये शराब जिसको पहले हम दारू बोलते थे, दारू दवाई, और वो ज़्यादातर अंगूर से, गन्ने के रस से, जौ से, चावल से या पेड़ पौधों से बनती थी। मेरा सुझाव है, इन मौतों को रोकने के लिए, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए दोबारा से उसी दारू को बनाया जाए, चाहे वो गन्ने से हो, चावल से हो, दूसरे सब्जियां हो, अंगूर हो, बहुत सी ऐसी सब्जियां और फल हैं जिसके बनाने से दारू बन सकती है, शराब नहीं। और किसान की आमदनी भी दोगुना तिगुना हो जाएगी अगर ईख या गन्ने के रस से उसको परमिट दिया जाए कि आप देसी शराब का ही बनाने के लिए लोकल लेवल पर, और स्टेट गवर्नमेंट अपनी एक्साइज ड्यूटी कैसे बचा सकती है, वो का मैकेनिज्म ऐसा कर ले जिससे एक्साइज ड्यूटी भी बढ़े, और ये जो नकली दारू बनाने वाले फैक्ट्रियों के कुछ मालिक जो बीच में बोलना चाहते हैं, उनके ऊपर भी पाबंदी लग जाएगी। कांग्रेस सांसद श्याम कुमार दौलत बर्वे ने कोयला खदान में काम करने वाले मजदूरों का मुद्दा उठाया। उन्होंने हक और सुरक्षा की बात करते हुए जो कहा, आप भी सुनिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कोयला मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कोयला खान में काम करने वाले मजदूर, जो उनकी भविष्य निधि सीएम पीएफओ के माध्यम से निवेश किया जाता है, उसमें बहुत बड़ा घोटाला 2014-15 में हो चुका है। उसके बावजूद उनके निधि पे सीएम पीएफओ के लिए कोई भी प्रावधान किया गया नहीं है। मेरी आपके माध्यम से कोयला मंत्री को रिक्वेस्ट रहेगी कि खान मजदूर अपने खून पसीने के कमाई को आपके सीएम पीएफओ के माध्यम से इन्वेस्ट करता है और उस पर कोई भी कार्रवाई होती नहीं है, क्योंकि डीएचएफएल में निवेश उन्होंने किया था 727 करोड़ रुपए, 1300 करोड़ रुपए किया था, उसमें से 600 करोड़ रुपए उनको मिल गया और 727 करोड़ रुपए डूब गया है। उसके बाद भी कैग ने उसमें, कैग के रिपोर्ट में आने के बाद भी उस पर कोई भी कार्रवाई सीएमपीएफओ के अधिकारियों पे हुई नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं विनती करना चाहूंगा कि कोयला मंत्री को सीएमपीएफओ के अधिकारियों पे कार्रवाई हो और भविष्य में कोयला खदान मजदूरों को उनके भविष्य निधि के साथ में कोई भी खिलवाड़ ना हो, उनका भविष्य सुरक्षित रहे, यही मांग मैं करता हूं। जेडीयू के सुनील कुमार ने भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। भोजपुरी के गहरे भाषाई और सांस्कृतिक महत्व पर रोशनी डालते हुए कुमार ने यह भी कहा कि भोजपुरी को नेपाल में मान्यता प्राप्त है, पर भारत में इसे अब तक संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की लंबे समय से चली आ रही मांग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, भोजपुरी भाषा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और अन्य जगहों पर 90 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। इसकी जड़ें मगधी प्राकृत में भी है
और इसका गहरा भाषाई और सांस्कृतिक महत्व है। यह भाषा नेपाल में मान्यता प्राप्त है, लेकिन भारत में अभी भी इसे संवैधानिक मान्यता मिलने का इंतजार है। हालांकि इसके शामिल होने से भारत की समावेशिता और मजबूत होगी और इसको बोलने वालों में अपनेपन की भावना बढ़ेगी। अब चलते हैं राज्यसभा की ओर और जानते हैं वहां क्या कुछ हुआ। तमिलनाडु के एमडीएम के सांसद वाइको ने श्रीलंका नेवी द्वारा अरेस्ट किए जा चुके भारतीय मछुआरों का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि मछुआरे लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं और उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा। क्या तमिलनाडु के मछुआरे अनाथ हैं? Sri Navy arrested them and confiscated the fishing boat. On February 19th, the Sri Lankan Navy again arrested 42 fishermen for crossing the border and imprisoned them. 8 boats were also confiscated. I would demand action should be taken to stop the inhuman actions of Sri Lankan Navy, which wants to destroy our fishing industry. So what for our Navy is sitting like a lame duck in the ocean? What for? We are also taxpayers to the Indian government. Yes. The Tamil fishermen are the orphans. Are the orphans of the world. Every 40 years, 843 fishermen have been killed by the Sri Lankan Navy. वे इस चर्चा के दौरान नाराज दिखे और गुस्से में उन्होंने एस जयशंकर, प्रधानमंत्री मोदी, वित्त मंत्री सहित भारतीय नौसेना को भी घसीट लिया। उन्होंने कहा भारतीय नौसेना के अधिकारी श्रीलंकाई नौसेना अधिकारियों का सहयोग कर रहे हैं। Finance Minister also spends their time, meets them. Mr. Jaishankar meets them. For what purpose our Prime Minister is going to Sri Lanka? To express condolences to the Sri Lankan government and the Navy. What for he is going? Never cared for them. The Sri Lankan Indian Navy people are collaborating with the Sri Lankan Navy officials. This is going on. Therefore, in whole of Tamil Nadu, we feel we have become totally orphaned by the ट्रीटमेंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। भारतीय नौसेना वाली बात पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चुप नहीं रही। हालांकि उन्होंने कहा वे वाइको की भावुकता समझती हैं, पर उन्होंने वाइको की स्टेटमेंट पर आपत्ति जताई। साथ ही ये भी कहा कि ऐसी क्राइसिस में भारत सरकार भारतीय मछुआरों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती आई है। सीनियर मेंबर Vaiko speaks a lot with emotion, and we are sympathetic and we understand his concern. But just that one line, which I think he said with anger, should be reconsidered. It's not right. Indian Navy collaborates with the Sri Lankan Navy to harass our fishermen. Please, we will make all effort. Let it be sure here that there is no effort left out without trying to help our fishermen. Every time there is a crisis, so Foreign Affairs, External Affairs Minister and the Prime Minister himself. उप सभापति हरिवंश ने भी वाइको द्वारा नौसेना पर की गई टिप्पणी की निंदा की। अपनी सेना के संबंध में किसी तरह की इस तरह की टिप्पणी सही नहीं है। बड़े सीनियर सदस्य है मिस्टर वाइको। सीपीआईएम के एए रहीम ने गिग इकोनॉमी वर्कर्स का मुद्दा उठाया। गिग इकोनॉमी क्या होती है, एक बार संक्षेप में समझ लेते हैं। गिग इकोनॉमी कामकाज का ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग फुल टाइम नौकरी की बजाय छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम चुनते हैं। इसमें स्थायी नौकरी नहीं होती, बल्कि लोग अपने हिसाब से काम चुनते हैं। स्विगी, जोमैटो, उबर, ओला, रैपिडो आदि ये सब गिग वर्कर्स को हायर करती हैं। इन वर्कर्स की कार्य परिस्थिति और गिग इकोनॉमी में काम कर रहे देश के युवा की दुर्दशा रहीम ने सदन से साझा की। उन्होंने आगे कहा कि इन वर्कर्स के लिए लेजिस्लेशन लाया जाना चाहिए ताकि इनके मूल अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके। As we know that lakhs of Indian youths are working in Swiggy, Zomato, Uber. Sir, I would like to bring the attention in the guest house regarding the plight of the Indian youth which working in the gig economy and the platform economy. Sir, according to the 2022 report by Niti Aayog, there is a projection that gig workers is expected to expand to 2.35 crore workers by 2029 and 30. This means the gig economy will become a major part of the Indian job market, sir. Sir, I would like to draw the attention of this guest house to the unbelievable exploitation faced by platform workers. Sir, companies do not even consider them as workers, denying them from bare minimum wages, sir. Sir, Swiggy, the famous food delivery apps, called them partners. And Rapido, the taxi service app, calls them captains. Sir, we don't want ornamental wage, sir. We want dignified life and dignified salary. Sir,
We do not want ornamental weight, sir. Sir, the union government should draft legislation to recognize them as workers and ensure the basic rights. Sir, the stagnant of wage, sir. रहीम ने आगे बताया, त्योहारों के दौरान या मौसम खराब होने पर इन गिग प्लेटफॉर्म्स पर हम सरचार्ज पे करते हैं, पर गिग वर्कर्स के नाम पर लिया गया ये पैसा उन्हें नहीं मिलता। साथ ही उनके लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क भी फिलहाल भारत में मौजूद नहीं है। Or food or service, different apps and platforms levy additional charges on customers, such as search fees during the peak hours, rain charges during the bad weather, and late night fees. But sir, these poor workers who toil regardless of rain and shine, day or night, do not receive money collected in their name. Sir, there is no legal mechanism in India. आप सांसद संजय सिंह ने एसिड अटैक विक्टिम्स के मुद्दे को सदन के सामने रखा और इन अटैक्स से जुड़े आंकड़े भी साझा किए। उन्होंने बताया कि इस हिंसा का शिकार 80% महिलाएं होती हैं, जिनमें 30% नाबालिग बच्चियां होती हैं। मैं सदन के सदस्यों से और आपसे प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ हूं, उन एसिड विक्टिम्स की तरफ से जो जिंदगी में हर दिन मरती मान्यवर, वो एसिड विक्टिम्स जिनके बारे में एनसीआरबी का डेटा है, वर्ष 2014 से लगभग हर साल 200 महिलाओं के ऊपर एसिड विक्टिम्स की वो शिकार होती हैं। 80% इसमें महिलाएं होती हैं, जिसमें 30% नाबालिग बच्चियां होती हैं मान्यवर। और इनके दर्द को जानने का मौका मिला। ब्रेव सोल फाउंडेशन है सर, दिल्ली में काम करती है वो संस्था। उस संस्था के एक कार्यक्रम में मैं गया था मान्यवर। वहां जो बच्चियां हैं उनको आप देखेंगे तो आपको आंखों से आंसू आ जाएगा। और न्याय मिलने में इतना समय, इतना विलंब। उन्होंने विक्टिम्स और सर्वाइवर्स की शारीरिक और मानसिक स्ट्रगल के बारे में बात की। चूंकि इन विक्टिम्स को सालों लग जाते हैं न्याय मिलने में, इसीलिए संजय सिंह ने एसिड अटैक के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की मांग रखी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2015 को एक आदेश जारी किया कि प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी अस्पताल, दोनों जगहों पे इनका पूरी तरीके से फ्री इलाज होना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा, उनके फ्री इलाज की व्यवस्था की जाए। इनको मुआवजे के नाम पे मात्र 5 लाख रुपए मिलता है, कम से कम इनके इलाज के लिए 50 लाख रुपए का इंतजाम किया जाए। ये बच्चियां सर जब रोज सुबह उठती हैं, ये अपने चेहरे को देखती हैं, इनको रोज मरना पड़ता है। आज मैं आपके माध्यम से इस सरकार से निवेदन करता हूं, एसिड विक्टिम्स के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए। 20-20 साल तक इन बच्चियों को न्याय के लिए भटकना पड़ता है, इनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट देश के अंदर बनाई जाए। जो सीएसआर फंड है, उस सीएसआर फंड को निर्धारित किया जाए इन बच्चियों के कल्याण के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके इलाज के लिए। गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शुरू हुई। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने चर्चा की शुरुआत करते हुए केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और पेंडिंग मामलों के आंकड़े गिनाए। So there is some data which I want to present here, which just shows how Bengal is being treated, sir. Sir, in 2011-12, under the then UPA government, sir, Bengal received 44 crores under the Central Modernization Fund. 2011-12. 10 years later, 2021-22, how much did Bengal get? 0 rupees. So 2013-14, Bengal got 59 crores. 10 years later, 23-24, 0 rupees. So between 2020 to 2024, in 4 years, we should have gotten 160 crores, sir, by previous estimates. In these 4 years, we did not get a single rupee from the union government. So today, West Bengal has pending dues of 386 crores from the Union Home Ministry. Sir, forget borders, forget internal security. Sir, safety of women. I'm sure that the Honorable Home Minister are also concerned about that. So the West Bengal Assembly unanimously passed the Aparajita bill for the safety of women. That bill has made its way to the President, who will only assent to it based on the advice of the Council of Ministers, the Union Home Ministry. That bill is still stuck, sir. Repeatedly, we've requested, unanimously passed by all parties, but no approval has been given, sir. The central agencies, sir. These central agencies, sure, under previous governments, the Supreme Court has said that, they're a caged parrot, etc., etc. But the BJP claims to be a party with a difference. So we thought things would change. Nothing has changed in the last 11 years. For the benefit of the honorable member, sir, I'm going to now read out the glorious record of the CBI, sir.
So over 6,900. केंद्रीय गृह मंत्रालय पर सवाल हुए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया। मान्यवर, मुझे लगता है आपने गृह विभाग की चर्चा के लिए इनिशिएट करने के लिए किया है। शायद उनको मालूम नहीं है माननीय सदस्य जी को कि सीबीआई और बाकी सारी एजेंसियों के नाम जो वो बोलना चाहते होंगे एक भी गृह विभाग में नहीं है। ये क्या मीमांसा कर रहे हैं? उनको सिर्फ गृह विभाग की बारे में चर्चा करना चाहिए। मेरा एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन, अगर आप एरिया वाइड करना चाहते हो तो फिर मुझे भी करने दीजिएगा, जवाब देने में हर चीज का जवाब दिया जाए। फिर दोनों के बीच बहस भी हुई। सर, मंत्री जी सवाल से पहले इतना डर गए, आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। No. I did not even refer to the CBI. Anyway, sir, उनको बढ़ाना है तो स्कोप बढ़ा दीजिए. He is free to do that. Saket. Sir, over 6,900 cases of corruption have been registered by the CBI, sir. मान्यवर, Honorable Home Minister. इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, डर गए। मैं किसी की कृपा से यहाँ नहीं आया हूँ भाई साहब। मैं 7 बार चुनाव जीत कर आया हूँ। एक आइडियोलॉजी का विरोध कर यहाँ नहीं घुस गया हूँ। वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के और माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर से चुनावी हिंसा के लिए रजिस्टर किए गए केस है, जो चुनावी हिंसा बंगाल में हुई है। ये सारे करप्शन के केस नहीं है मान्यवर, नीर कर रखे। और चुनावी हिंसा किस प्रकार की? चुनाव में हमारी सीटें ज्यादा आ गई, चुन कर जहां हमारा बहुमत था वो बूथों में हत्या की दी गई, महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। जब पीड़ित लोग, कोई एक्शन नहीं, कोई अरेस्ट नहीं, पीड़ित लोग जब पहुंचे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के ऑर्डर से सीबीआई को जांच दिया गया है मान्यवर, हाई कोर्ट के ऑर्डर से दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। ठीक है सर, I'm going to skip CBI and ED. I just want to make one thing clear, No, sir. you made a wrong observation about Darge. I'm skipping it. Not Sir, good. Continue. सर, मेहनत से हम भी आए हैं, वो भी साबरमती जेल में रहे, हम भी साबरमती जेल में रहे। इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। सभापति जगदीप धनखड़ ने साकेत गोखले से अपनी कमेंट वापस लेने को कहा। गोखले ने मना किया तो सभापति जगदीप ने इस टिप्पणी को असंसदीय बताते हुए कहा कि इसे डिलीट किया जाएगा। This is not fair at all. You need to withdraw. This is absolutely not fair, sir. No, this is my time. So then I want a full 12 minutes once all over again. No. They can say their part. One second. According to the parliamentary practices, he should apologize or it should be expunged. You know what? Sir, no way. No. For what? For making a submission. For what? Ridiculous. Honorable members, for last few days, we have had good, healthy discussion. There may be different points of view, and I would strongly urge the honorable member that using that expression which is subjective, judgmental, your dignity will not go down, you need to withdraw. I would delete it. No. One second. If any member of the house says that the other member डर गया है, is something which can neither be overlooked nor countenanced. Each member of the house, in his own right, has his dignity. I will look into everything, but it will increase your stature. It will make healthy debate. You need to withdraw that observation. The observation has been imparted with respect to India's Home Minister. This doesn't give good signal. No. इसके बाद साकेत गोखले ने अपनी स्पीच जारी रखी। उन्होंने अमित शाह के नाम में शाह को तानाशाह से जोड़ा तो फिर से सत्ता पक्ष ने इसका विरोध किया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इसे एक जाति के खिलाफ बताया तो किरेन रिजिजू ने सदन की गरिमा को गिराने वाला। गृह मंत्रालय के कामकाज पर कल यानी 20 मार्च को भी चर्चा जारी रहेगी। आज के एपिसोड में इतना ही। अब मैं विदा लेती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा के बीच में निवेदिता, देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।